मैं हूं डीआर चांद और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन को हमने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया है। आज मैं आपको इस पूरे लेसन की एक संक्षेप में याद करने का जो तरीका है, संक्षेप में इसको कैसे याद करें, शॉर्ट तरीके से इस पूरे लेसन को कैसे याद करें, और वो आपको समझाने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये दूसरा लेसन जो है वो पूरा एक इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में मैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हमने इस लेसन में पढ़ा था, एक तो पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद के बारे में, है ना, मेल गैमेटोफाइट के बारे में, और दूसरा पढ़ा मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं। हमने इस लेसन की शुरुआत करी थी पुष्प से। किस भाग से शुरू किया था हमने? पादप में पुष्प जो है इस भाग से शुरू किया था। पुष्प की बात करते हैं हम। पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्रो है। मैंने कहा था परिभाषा याद रखनी है आपको। सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्रो क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। और पुष्प में हमने 4 भाग जो है उनके बारे में बात करी थी। मुख्यतः इसके 4 भाग होते हैं। नंबर 1 है बाह्य दलपुंज। नंबर 1 है बाह्य दलपुंज, या इसको लिखेंगे कैलिक्स। नंबर 2 पे है दलपुंज, या इसको लिखेंगे कोरोला, ठीक है। और नंबर 3 पे है अपने पास पुमंग, या इसको लिखते हैं हम एंड्रोइशियम। और नंबर 4 पे और अंतिम भाग है अपने पास जायांग, जिसको लिखेंगे हम गाइनोइशियम। ये 4 भाग जो है पुष्प में प्रमुख भाग होते हैं। हमने बात करी बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। इसके बाद में अपने पास इंपॉर्टेंट जो 2 भाग है वो है पुमंग यानी कि एंड्रोइशियम, और दूसरा है जायांग यानी कि गाइनोइशियम। यहाँ पर पुमंग जो है वो पुष्प में नर जननांग है। यदि हमें पूछा जाए आवृतबीजी पादपों में नर जननांग कौन सा है तो पुमंग है, और मादा जननांग कौन सा है? जायांग है या फिर गाइनोइशियम है। अब हम बात कर लेते हैं पहले पुमंग के बारे में। इस तरफ पुमंग के बारे में बात करेंगे और दूसरी तरफ हम जायांग के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक तरफ नर युग्मकोद्भिद की बात करेंगे तो दूसरी तरफ मादा युग्मकोद्भिद की बात करेंगे। पुमंग जो है इसकी इकाई की बात कर लेते हैं हम। इसकी इकाई जो है क्या कहते हैं हम? इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, या एंथर लिखेंगे इसको। तो पुमंग जो है इसकी इकाई क्या है अपने पास? पुंकेसर है, ध्यान रखना। इसकी इकाई क्या है? पुंकेसर है। उसी प्रकार से ये जो जायांग है इसकी इकाई की बात कर लेते हैं हम। मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर इकाई है जायांग की इकाई को हम कहते हैं अंडक, या कार्पल लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे? कार्पल लिखते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो पुंकेसर या एंत्र है, ये पुंकेसर हमने इसमें डायग्राम बनाया था पुंकेसर का। मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर इसका डायग्राम। इस तरह से होता है कुछ, जिसमें पुतंतु होता है, फिर योजी होती है यानी कि कनेक्टिव, और उसके बाद में द्विपालित परागकोश पाया जाता है। ये हमने पुंकेसर का डायग्राम पढ़ा था। कौन से भाग इसमें? एक तो यहाँ पर है पुतंतु, उसके बाद में ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का जो दोनों को जोड़ता है इसको कहते हैं योजी, फिलामेंट, कनेक्टिव, और तीसरा है वो है अपने पास परागकोश, या इसको लिखेंगे पोलेन सेक। ध्यान रखना है, या लिखेंगे पोलेन सेक। अब हम बात करते हैं, अपने पास मुख्य भाग आ गया यहाँ पर परागकोश, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं अंडक का। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि हमें जगह मिल सके आगे पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें भी कौन से? ये जो फुला हुआ भाग है हमने बात करी थी, मुख्य भाग होता है, इसको कहेंगे हम अंडा से
या ओवरी, अंडाशय या ओवरी के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर का भाग आ जाएगा अपने पास वर्तिका, ठीक है, और इसके ऊपर का भाग आ जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है। ओवरी स्टिग्मा और ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा। अब हम बात करते हैं, ये तीन भाग हो गए अपने पास, मुख्य भाग हो जाएगा इसमें अंडाशय या ओवरी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये परागकोश है, इस परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं प्यारे बच्चों, परागकण भरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, मैं इनको यहाँ लिख देता हूं, परागकण या पोलेन ग्रेन, परागकण या पोलेन ग्रेन। ये जो है परागकण, परागकोश में परागकण भरे हुए होते हैं। हमने परागकण के बारे में पढ़ा था। यहां से मैं एक परागकण को बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। परागकण की संरचना जो है मैंने आपको बताई थी कि परागकण में क्या होता है, दो आवरण पाए जाते हैं। ये अंदर की तरफ होता है और बीच में छिद्र होते हैं जिनको जनन छिद्र कहते हैं। बीच में छिद्र होते हैं, इनको क्या कहेंगे, जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। और इसके आगे की ओर जो है पाया जाता है बाहर की तरफ, इस तरफ पाया जाता है बाह्य चोल। क्या पाया जाता है मेरे बच्चों, बाह्य चोल पाया जाता है। इन छिद्र की जगहों को हम छोड़ देंगे। तो ये दो हो गए, एक्साइन और इंटाइन। मैं इनको लिख देता हूं यहाँ पर। इस भाग को कहेंगे एक्साइन यानी कि बाह्य चोल, और ये जो भाग है इसको कहेंगे इंटाइन, इसको कहेंगे इंटाइन यानी कि अंत्यचोल। अब हम बात करते हैं, ये जो भाग है यहाँ पर छिद्रनुमा भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे जर्म पोर यानी कि जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। फिर हमने कहा था कि इसमें एक बड़ी वैक्यूल होती है। क्या होती है, रिक्तिका वैक्यूल होती है, ठीक है। और लास्ट में हमने बात करी थी कि इसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियस। ये हो जाएगी आपके परागकण की संरचना। किसकी संरचना, पोलेन ग्रेन यानी कि परागकण की संरचना हो जाती है। ये अंदर अपने इसमें जीव द्रव्य भर देते हैं। अब हम बात करते हैं, इधर परागकण हो गया। इस तरह बात करते हैं अंडाशय में कुछ गोलाकार संरचनाएं होती है, और इन गोलाकार संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। बस आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए इस पूरे लेसन की कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा था। इसलिए मैं पूरे लेसन को शॉर्ट तरीके से वापस आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। ये जो है छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। जिस तरह से यहाँ परागकण है वैसे यहाँ पर बीजांड है। तो यहाँ से हमने परागकण को बाहर निकाला, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ बीजांड को बाहर। बीजांड की संरचना भी मैंने आपको बताई थी। बीजांड की संरचना में क्या होता है, सबसे अंदर ही अंदर भ्रूणकोश होता है, और भ्रूणकोश के चारों तरफ बीजांड काय होता है। फिर बीजांड काय के दोनों ओर अध्यावरण पाया जाता है, एक तो अंत अध्यावरण और एक बाह्य अध्यावरण। और फिर इसके बाद में यहाँ से होके पाया जाता है बीजांड व्रंत। ये संरचना हमने पढ़ी थी। ये किसकी संरचना हो जाएगी, आपके ओव्यूल यानी कि बीजांड की संरचना, ठीक है। बीजांड की संरचना में क्या क्या पाया जाता है, हमने इसमें लिया था ऊपर ही ऊपर निभाग लिखा था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो दोनों है, इस भाग को इस भाग को, इसको कहेंगे हम अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और अंतःध्यावरण। इसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको लिखेंगे हम भ्रूणकोश। सबसे अंदर का जो भाग आ जाएगा भ्रूणकोश। यहाँ पर ये छिद्रनुमा जो भाग है इसको लिखेंगे मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ ना, जगह नहीं मिल रही है। इसको लिख देते हैं अपन बीजांड द्वार। ये भाग क्या कहलाएगा, बीजांड द्वार। और ये कहलाएगा नाभिका या फिर हाइलम लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, हाइलम हाइलम। और ये जो भाग है इसको कहेंगे बीजांड व्रंत। क्या कहेंगे, बीजांड व्रंत। तो इधर परागकण की संरचना आ गई, इधर बीजांड की संरचना आ गई।
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी संरचना, इसका नामांकित चित्र पूछा जाता है, इसका भी नामांकित चित्र पूछा जाता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट अपने लिए। फिर हमने बात करी थी कि ये जो परागकण है, इस परागकण में क्या होता है, ये जो अंत्यचोल है यानी कि इंटाइन जो है अपने पास में, ये इंटाइन क्या करता है, जनन छिद्र यानी कि जर्म पोर से बाहर निकल करके पराग नलिका का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करेगा, पराग नलिका का निर्माण कर देता है। तो मैं इसके आगे वाला जो डायग्राम बनेगा वो बना देता हूं इसके बाद में। यहाँ पे ये जो है अपने पास बाहर, अंदर का जो है इंटाइन कहेंगे इसको, और ये जाएगा बाहर का एक्साइन, बाह्य आवरण जो है इसको कहेंगे एक्साइन। अब क्या होता है, ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन यहाँ से जर्म पोर से निकल करके पराग नलिका का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करेगा, पराग नलिका का निर्माण कर देता है। और इसमें जो केंद्रक है, ठीक है, पहले हमने कहा था इसमें दो कोशिकाएं बनती है, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, ठीक है। फिर कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उसको कहते हैं अपन नलिका केंद्रक। और जनन कोशिका जो होती है, उस जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजन करके दो युग्मक बनाता है। तो दोनों युग्मक यहाँ पर बना देता हूँ मैं, दो नर युग्मक हो जाएंगे। तो मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये दोनों तो है अपने पास नर युग्मक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, नलिका केंद्रक हो जाता है। और यह जो संरचना है इसको हम कहेंगे पराग नलिका। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, पराग नलिका कहते हैं। अब पराग कण अंकुरित हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अंकुरित हो जाता है। और ये अंकुरित होकर के किसका निर्माण करेगा, पराग नलिका का निर्माण करता है। और इस अंकुरित पराग कण को ही हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। ध्यान देना थोड़ा सा कि ये जो परागकण है अंकुरित हो जाता है, यानी कि पराग नलिका का निर्माण करता है। और इस अंकुरित परागकण को ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, या फिर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये ध्यान रखना हमें। इस तरफ आ जाते हैं, वापस दूसरी तरफ देखते हैं हम। बीजांड जो है, इस बीजांड में क्या होता है, ये जो बीजांड काय है ये किससे बना होता है, मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो इसकी कोशिका है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। ये जो है बीजांड काय, इसमें से आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। मैं यहाँ पे भ्रूण कोश को डायग्राम के जरिए बता देता हूँ आपको। भ्रूण कोश में हमने बात करी थी 7 कोशिकाएं होती है। 3 कोशिकाएं जो है बीजांड द्वारी सिरे की ओर होती है, और 3 कोशिकाएं जो है अपने पास में, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वारी सिरे की ओर, और 3 कोशिकाएं जो है वो निभावी सिरे की ओर होती है। किस सिरे की ओर, ये तो हो जाएगा बीजांड द्वारी। यहाँ पे देखो ये बीजांड द्वार वाला सिरा है, तो ये हो जाएगा बीजांड द्वारी सिरा, और ये हो जाएगा निभाग यानी कि निभागी। तो निभागी सिरे की ओर 3 और बीजांड द्वारी सिरे की ओर 3 कोशिकाएं होती है। इसके बीच में 2 केंद्रक हो जाएंगे जो सलीन केंद्रक के नाम से जाने जाते हैं या ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाने जाते हैं। और इनके अंदर एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम केंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हैं। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं कि कौन सी कोशिकाएं होती है। देखो यहाँ पर ये 3 जो कोशिकाएं हैं, 1, 2 और ये 3, ये जो तीनों कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। इनको क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये जो बीच में बड़ी कोशिका दिखाई दे रही है इसको कहते हैं केंद्रीय कोशिका। इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और इसके अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं, इन केंद्रकों को हम कहेंगे सलीन केंद्रक या ध्रुवीय केंद्र कह सकते हो। यहाँ पर ये कोशिका जो है इसको कहते हैं हम अंड कोशिका, और इन दोनों को हम कहते हैं सहायक कोशिका।
इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। ये ऊपर वाले जो है अंड कोशिका, नीचे वाले दोनों कोशिकाओं को कहेंगे सहायक कोशिका। और इन दोनों को मिलाकर के हम इसको कहेंगे अंड समुच्चय या अंड उपकरण के नाम से जानते हैं। ये है अपने पास नर और मादा युग्मकोद्भिद। ये जो बनेगी संरचना, इसको हम कहते हैं, इस रचना को हम कहेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष किसकी संरचना है, भ्रूणपोष की, या फिर हम इसको कह सकते हैं भ्रूणपोष को ही मादा युग्मकोद्भिद, या फिर इसको क्या कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये जो भ्रूणपोष है इसी को हम मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। तो आपको इस डायग्राम के जरिए मैंने इस पूरे लेसन को आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने इस लेसन को कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ा है तो आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फटाफट से फिर बता देता हूँ कंप्लीट तरीके से। पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग यहाँ पर नर जननांग है और मादा जननांग जायांग है। पुमंग की इकाई पुंकेसर है और जायांग की इकाई अंडक है। यहाँ पर जो पुंकेसर है, ये पुंकेसर में मुख्य भाग कौन सा अपने पास, परागकोश। परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं, पराग कण भरे हुए होते हैं। ये जो पराग कण है इसकी संरचना मैंने यहाँ पर बना दी है। ये जो पराग कण है इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं, एक तो है बाह्य और एक है अंत्य, यानी कि एक्साइन और एंटाइन, बाह्य चोल और अंत्य चोल। तो ये जो अंत्य चोल होता है ये जर्मपोर की सहायता से बाहर निकल करके किसका निर्माण करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है, यानी कि ये अंकुरित हो जाता है। ये परागकण जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंकुरित हो जाता है। और इस अंकुरित हुए परागकण को ही हम क्या कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। अब इधर आ जाते हैं वापस। मादा जननांग क्या है, जायांग है। जायांग की इकाई अंडक है अपने पास, और अंडक में 3 भाग है, उसमें से मुख्य भाग कौन सा है, अंडाशय। अंडाशय में छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं, बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। बीजांड की संरचना मैंने यहाँ पर बना दी है कंप्लीट। और ये जो बीजांड है, इस बीजांड में ये बीजांड काय की जो कोशिकाएं, इनमें से कोई एक कोशिका जो है किसका निर्माण करती है, भ्रूणकोश का निर्माण करती है। और ये जो भ्रूणकोश है इसी को हम क्या कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इस भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। मैंने आपको नोट करके लिखवाया था पिछले वीडियो में। 7 कोशिकाएं कौन सी, 3 कोशिकाएं तो बीजांड द्वारी सिरे की ओर, 3 कोशिकाएं निभागी सिरे की ओर, 6 कोशिका और 1 कोशिका जो है बीच में केंद्रीय कोशिका, अर्थात 7 कोशिकाएं हो गई। 8 केंद्रक कैसे कि 3 इधर और 3 इधर केंद्रक हो गए, यानी कि प्रत्येक कोशिका में 1 केंद्रक है, तो 3 कोशिकाएं यानी कि 3 केंद्रक, इधर भी 3 कोशिकाएं यानी कि 3 केंद्रक, 6 केंद्रक हो गए। और ये जो केंद्रीय कोशिका है इसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं, अर्थात 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में, जब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन से इस लेसन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और पुराने वर्ष के जो पेपर हैं उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में उनमें कौन से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। इस तरह के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया। आप मेरा यकीन मानिए कि आप मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और एक बात को आप गांठ बांध लें कि इन क्वेश्चन में से कहीं बार कोई क्वेश्चन जाने वाला ही नहीं है। 99% जो है इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं लेसन के लास्ट में आपको लिखवाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं अपन मालवेसी कुल के पादपों में पराग कणों में पालियों की संख्या बतानी है और लघु बीजाणुधानियों की संख्या बतानी है। स्पेशली मैंने मालवेसी कुल को आपको नोट करके लिखवाया था। पाली 1 होती है और लघु बीजाणुधानियां 2 होती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन अपने पास टेपिडम क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है।
और इसके कार्य लिखने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा है अपने पास लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा लिखनी है हमें दोनों की, ये भी 1 नंबर का बनता है। नेक्स्ट अपने पास नंबर 4 पे है परागपिंड क्या है, इसका उदाहरण देना है, ये भी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट है परागकण की संरचना को सचित्र समझाइए। मैंने कहा था आपको परागकण की जो संरचना है इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान में रखनी है अपन को। नेक्स्ट है अपने पास पोलन किट क्या है, इसके कार्य लिखिए। मैंने ये भी आपको बताया था इंपॉर्टेंट करके कि ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे बीजांड की संरचना को सचित्र समझाइए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने बीजांड की संरचना आपको 2 बार बना के बताई है। नेक्स्ट है अपने नंबर 8 पे बीजांड के विभिन्न प्रकारों को सचित्र समझाइए। 6 प्रकार के बीजांड है, सभी का डायग्राम वगैरह हमें ध्यान में होना चाहिए। ये पूरा तो नहीं पूछा जाता, मैंने आपको यहाँ पर पूरा पूछा है ना, कि बीजांड के विभिन्न प्रकार, टोटल जो 6 प्रकार है उसको आपको समझाना है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना होता है इस लेसन में से, या 2 नंबर का मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसी एक प्रकार के बारे में, 6 में से कोई एक प्रकार जो है उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो आपको 6 के 6 प्रकार जो है आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास नंबर 9 पे अंड समुच्चय क्या है। मैंने बताया था आपको, अभी भ्रूणकोश लास्ट में डायग्राम बनाया था, उसमें सहायक कोशिका और अंड कोशिका, इसके समूह को हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। यूडिस्काई क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, 1 नंबर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है नंबर 11 पे पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इस नाम को देख के, पोलीगोनम प्रकार से तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भ्रूणकोश है हमने जो डायग्राम बनाया वही डायग्राम है। पोलीगोनम प्रकार का मतलब ऐसा भ्रूणकोश जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक उपस्थित हो, उसको हम कहते हैं पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। तो हमें वही डायग्राम बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं लास्ट में क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप यकीनन इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कंप्लीट तरीके से आपको इनको पढ़ना है, याद करना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिले आपको यूँ लगे कि हम बहुत इजी तरीके से इस पेपर को सोल्व कर सकें। मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनको रुकने मत दीजिए। इन वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द मैं आपके बीच में लाइव रूबरू हो सकूं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।